रहेगा कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। राजनीतिक शास्त्र की यहाँ बात की जाएगी जी। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के हैं उनके लिए यह सेशन है और आज मजेदार सत्र रहेगा क्योंकि एक ऐसा ही टाइटल मजेदार सा मेरे सामने है, भारतीय राजनीति में हाल की महत्वपूर्ण घटनाएं, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। मुझे लगता है ना सिर्फ 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बल्कि हमारे आपके सभी के लिए बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। तो जो भी हाल की घटनाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी होती हैं किसी भी देश के। तो चलिए आज एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे और जानेंगे कि क्या है ये इस बारे में सत्र। तो मैं परिचय कराना चाहूंगी आज के एक्सपर्ट का। प्रोफेसर शंकर शरण जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और प्रोफेसर शरण डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज एनसीईआरटी में कार्यरत हैं। और आज की इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इस 1 घंटे के सत्र के बीच में अगर आपके कोई सुझाव हो या आपके सवाल हो तो हमसे जरूर साझा करें। हमारे टोल फ्री नंबर्स डायल करें। नंबर रहेंगे 1800-111265 और दूसरा नंबर रहेगा 1800-112199। और इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, एनसीईआरटी ऑफिशियल। वहां भी लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर आप अपने सभी सवाल और सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से ले पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार सा सत्र राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12वीं के लिए। जी प्रोफेसर शरण, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए? देखिए, कक्षा 12वीं में ये एक लगभग अंतिम अध्याय है जी, जिसमें एक तरह से माना जाए कि पूरी राजनीतिक शास्त्र जो उनको सिलेबस में पढ़ा गया जी, उसके अंत में ये आता है कि भारतीय राजनीति में हाल के वर्षों में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जी। तो सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो 1990 से लिया गया है। 1990 से लगभग 30 साल होता है जी। तो वैसे तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये कल की बात भी मानी जा सकती है। तो 1990 से वास्तव में बहुत सी घटनाएं घटी भारतीय राजनीति में। एक तो मंडल कमीशन आया जिसने पूरे देश में एक जातिगत राजनीति का एक नया दौर शुरू किया जी। फिर उसी समय लगभग अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ जिसमें अयोध्या में एक मुगल कालीन ढांचा था जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता था और राम जन्मभूमि भी कहा जाता था। उसको लेकर के जो सदियों से लड़ाई हो रही थी उसको फिर से नए सिरे से उसका आंदोलन शुरू हुआ और इस बार उसमें राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ गई, इसलिए वो राजनीतिक आंदोलन में भी बदल गया जी। फिर कश्मीर में वहाँ कश्मीरी पंडित 1990 और 1991 के बीच में उनको सामूहिक तौर पर वो अपनी जगह छोड़ करके आना पड़ा, तो अपने ही देश में वो स्थापित हो गए। तो ये एक बड़ी घटना हुई। राजनीतिक दलीय क्षेत्रों में देखें तो जो कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के बाद से जिसका एक छत्र दबदबा था जी, उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो बिल्कुल कमज़ोर पार्टी हो गई, छोटी पार्टी हो गई। और 1989 से ही कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया क्योंकि कांग्रेस को विस्थापित करने वाली कोई अकेली पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस का स्थान ले सके जी। तो छोटे छोटे दलों ने मिल करके क्योंकि किसी को बहुमत नहीं आया तो मिल करके उन्होंने संयुक्त सरकार बनाना शुरू किया जी। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग दौर है कि 1989 से लेके 1999 तक 10 सालों में भारत ने 7 प्रधानमंत्री देखे, 7। वीपी सिंह बने 1 साल के लिए, 1 साल के लिए चंद्रशेखर बने, 1 साल के लिए ये देवेगौड़ा बने, 1 साल के इंद्र कुमार गुजराल बने और फिर नरसिम्हा राव बने, 2 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने जी। तो इस तरह से 10 वर्षों में 7 प्रधानमंत्री बने जी। और ऐसा लगने लगा कि देश में अब कोएलिशन पॉलिटिक्स ही चलेगी जी, क्योंकि अब किसी को इतने बड़े देश में अकेला बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसी राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणियां की और इस तरह से लगभग 1999 तक यही चला। 1999 में जो सरकार बनी, हालांकि बीच में 5 वर्ष नरसिम्हा राव की सरकार पूरी 5 वर्ष चली, लेकिन वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी। कांग्रेस उसमें मुख्य पार्टी थी लेकिन उनको दूसरों का सहयोग लेना पड़ा था जी।
फिर 98-99 से लेकर के 2004 तक ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, लेकिन वो भी कोalition थी। तो इस तरह से कोalition पॉलिटिक्स का दौर ये एक फिर भारतीय राजनीति का ये हाल के दौर में महत्वपूर्ण घटना है। सैद्धांतिक रूप से देखें क्योंकि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उनको थोड़ा थ्योरी से भी परिचय होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ घटनाएं नहीं है, इन घटनाओं की व्याख्या कैसे की जाए। क्योंकि ये तो साधारण लोग करते हैं ना कि जिनको पसंद आया, ये पार्टी पसंद है, वो लीडर पसंद है, हम इसके पक्ष में हैं, हम उसके पक्ष में हैं, ये उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में ठीक है। लेकिन जब राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी या विद्वान या अवलोकन करता उसकी व्याख्या करता है तो वो उसमें कोई थ्योरी भी ढूंढने की कोशिश करता है कि इसके नीचे कोई गंभीर मैसेज है क्या। तो सिद्धांत की दृष्टि से कहा जाए तो इस 1990 से लेकर के, बल्कि कहना चाहिए अभी तक 30 सालों में जो सबसे बड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन रहा है वो है कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म का। क्योंकि भारतीय राजनीति में ये एक जिसको कहते हैं ना पेरेनियल मुद्दा है, स्थायी जैसा मुद्दा है। और 1975 में जब से संविधान में सेकुलरिज्म शब्द भी आ गया तब से सेकुलरिज्म भारतीय राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। लेकिन इसके उपयोग या दुरुपयोग पर हमेशा विवाद रहा है। और ये अयोध्या आंदोलन, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन और ये बीजेपी की बढ़त, फिर इसी दौर में 2001-2 में गुजरात दंगा हुआ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो भी इसी से जुड़ी हुई है, कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म से। तो इसने सबसे ज़्यादा प्रमुखता से विद्वानों के बीच, राजनीतिक अवलोकनकर्ताओं के बीच और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच, बल्कि मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये सबसे रोचक प्रश्न हुआ कि क्या भारत सेकुलरिज्म से दूर हो रहा है, क्या भारत में अब हिंदू वर्चस्व होगा, क्या भारत विभिन्न समुदायों के साथ, विभिन्न विचार के लोगों के साथ, विभिन्न धर्मों के साथ मिलजुल करके अब नहीं चलना चाहता। इसका प्रतिवाद करते हुए दूसरे लोगों का ये कहना है कि नहीं, भारत तो हमेशा से सबके साथ चलने वाला है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इसका दुरुपयोग किया गया, इसलिए ये एक प्रतिक्रिया हुई है। तो कहना चाहिए कि ये कोई सेटल्ड इशू नहीं है, ये चल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक ये मुद्दा रहेगा कि भारत में सेकुलरिज्म की क्या भूमिका रही है, क्या भूमिका है और आगे इसका क्या रूप होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये 5-6 चीज़ें हमारे पिछले 30 सालों की राजनीति की प्रमुख घटनाएं जी। और सिलेबस में भी मुख्यतः इन्हीं चीज़ों को संक्षेप में लिया गया है जी। तो बहुत आवश्यक है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए इन्हीं सभी वास्तविक तथ्यों को जो पिछले 30 साल के 3 दशक के इतिहास में भारत में हुई हैं, क्योंकि अब वो आने वाले समय में हो सकता है कोई राजनीति शास्त्र को और कॉलेज लेवल पे पढ़े और उसकी रिसर्च करें। तो आप बताएं कितना आवश्यक है 12वीं कक्षा के लिए, जैसे आपने कहा कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना, ना सिर्फ इंसिडेंट्स के नाम जानना पर थ्योरेटिकल नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। असल देखिए ये रुचि से संबंधित है मामला, रुचि और फिर एक तरह का साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जी। लेकिन समस्या ये है कि ये सोशल साइंस में सबसे कठिन होता है। सोशल साइंस में इसलिए कठिन होता है कि, और ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें आपने अभी संस्कृत की कक्षा चल रही थी, उसमें हमारे यहाँ पुरानी कहावत है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक का मत अलग होता है। तो जब लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, तो सबकी अलग अलग राय होती है। तो किसी भी घटना पर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो सेकुलरिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, गुजरात का दंगा हो, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो या अयोध्या आंदोलन हो जी। या हाँ, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया, वो था मंडल कमीशन जी। नहीं, हमने मंडल कमीशन की बात शुरुआत में की कि मंडल मतलब कमीशन आया, उसने भी एक लंबा असर डाला, उसका अभी तक है। लेकिन तुलनात्मक रूप से उसका इसकी तुलना में, सांप्रदायिकता और सेकुलरवाद के तुलना में उसका महत्व थोड़ा कम है। लेकिन इन सब चीज़ों पर लोगों की राय भिन्न भिन्न होती है। इसी हिसाब से विद्वानों की भी राय भिन्न भिन्न होती है, राजनीतिक दलों की भी राय भिन्न भिन्न होती है जी। तो विद्यार्थियों को ध्यान ये रखना है और शिक्षकों को भी ध्यान ये रखना है
कि वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी ना करें। अत्यधिक तथ्य को, डाटा को, घटनाओं को, जैसे साइंटिस्ट करते हैं कि कई बार प्रयोग करते हैं, उसके रिजल्ट्स को टेबुलेशन में करते हैं और फिर बहुत बाद में जाकर के उसका निष्कर्ष निकालते हैं। मुझे लगता है कि सोशल साइंस में भी साइंटिफिक मेथड यही है कि आप अधिक से अधिक लोगों के विचार एकत्रित करें, अधिक से अधिक घटनाओं को एकत्रित करें, अधिक से अधिक प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करें और उनमें देखें कि समरूपता क्या है, विभिन्नता क्या है, किस हद तक किस तरह का डाटा आ रहा है। जैसे सेक्युलरिज्म ही है तो उसके बारे में अधिकांश लोगों की राय क्या है, अधिकांश विद्वानों की राय क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की राय क्या है जी। तो उन सब का अगर पूरा आकलन करें, सामने टेबल पर उसको जमा करें रिसर्च करके, और तब उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो सच्चाई के निकट होगा, वो फिर भी निर्विवाद नहीं होगा। जैसे इतिहास के लिए है गांधी जी की भूमिका, नेहरू जी की भूमिका, चीन के प्रति जो उनकी नीति थी, आप देखेंगे कि आज 100 साल, ये 70 साल 60 साल हो जाने के बाद भी उस पर कोई एक राय नहीं है। किसी विद्वान की एक राय होती है, किसी की दूसरी राय होती है, फिर उसमें कोई नया तथ्य आता है तो फिर वो सारा बना बनाया निष्कर्ष संदिग्ध हो जाता है। तो मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि वो इन घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने की कोशिश करें, पहले की घटनाओं की भी और अभी जो चल रही हैं घटनाएं उनकी भी। और जब आपकी उसमें अगर रुचि है तभी आप इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो क्लास 12 तो आखिरी बिंदु है, इसके बाद सब लोग अपने अपने विषय अलग तय करते हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का लास्ट स्टेज होगा, फिर वो पॉलिटिकल साइंस कभी नहीं पढ़ेंगे। तो उनके लिए भी है कि उनको ये पढ़ेंगे नहीं प्रोफेसर शरण, पर घिरे तो रहेंगे। हम आप सभी इस देश में लोकतंत्र में रह रहे हैं, कौन इन घटनाओं से नहीं जुड़ा है। तो हम भले ही वो अपने सब्जेक्टिव वे में उसको डिग्री हासिल करने के लिए ना पढ़ें, पर क्योंकि राजनीतिक शास्त्र हम आप सबसे मिलके बना है तो वो हम कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। बल्कि सच पूछिए तो ये एक लेसन जो हमारे पाठ में नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षकों को और विद्यार्थियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र में एक सिटीजन होने के नाते और चूंकि उनका वोट सरकार को तय करता है और सरकार फिर नीतियां बनाती है, इसलिए कहीं ना कहीं एक इकाई के रूप में वे देश के शासन के लिए जिम्मेदार बिल्कुल है। इसलिए आपने ठीक कहा कि वो इंजीनियर भी बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, वकील बन जाए या बिजनेसमैन बन जाए, बैंकर बन जाए, लेकिन उनको राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति एक सचेत नजरिया और मैं कहूँगा जिम्मेदार नजरिया, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीका, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि जिसको कहते हैं ना, हवा के साथ या भीड़ के साथ ना बहे, भेड़ चाल में नहीं, भेड़ चाल में ना चले जी। क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, यही उसकी बुनियादी भिन्नता है पशु जगत से। तो विवेक का मतलब ही है रीजन, उचित अनुचित, उचित में भी अधिक उचित, कम उचित, फिर अनुचित में भी उसके प्रति क्या दूर रखा जाए। किसी के प्रति होता है कि सिर्फ उपेक्षा करके आप छोड़ दे सकते हैं, किसी के बारे में लगता है कि नहीं इसका दंड भी मिलना चाहिए, किसी के बारे में कुछ और होता है। तो ये इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ एक्सेप्टेंस, डिग्रीज ऑफ रिजेक्शन, डिग्रीज ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, डिग्रीज ऑफ सपोर्ट। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि किसी को लग सकता है कि हम सब कुछ छोड़ करके पहले हम इसकी चिंता करें। जैसे देश पर हमला होता है, उस समय सबको लगता है कि देश की रक्षा प्रमुख चीज़ है। कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, उसमें भी लोग सोचते हैं कि हम अपना बिजनेस काम ऑफिस छोड़ करके लोगों की मदद करें। तो ये चेतना, एक नागरिक की चेतना सब में होनी चाहिए और राजनीतिक घटनाओं के प्रति भी हमें विद्यार्थियों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल रुख रखे, हवा के साथ न जाए, वो अपने विवेक से देखें। जैसे और ये आज के समय में मैं कहूँगा कि जब इंटरनेट आ गया है और सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध होती हैं, नेताओं के भाषण, उनके वीडियो, छपी हुई चीज़ें, पिछला रिकॉर्ड सब प्रिंट में और अब तो वीडियो में भी उपलब्ध होता है। तो किसी भी बिंदु पर अगर भ्रम हो या विवाद हो तो थोड़ा खुद भी रिसर्च करने की कोशिश करनी चाहिए
शिक्षकों को भी और उनको विद्यार्थियों को भी इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो खुद जा करके थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वो देखें कि और घटनाओं ने किस रूप में लिया है इसको। और चुनाव में सिर्फ इसकी एक तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है जी। लेकिन जो नीतियाँ बनती हैं, जब सत्ताधारी दल या शासक नीतियाँ बनाते हैं तो उनकी मार या उनका असर बहुत दूर तक जाता है, काफ़ी लंबे समय तक उसका परिणाम होता है। जी। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लूँ, भारत के विदेश संबंध को उदाहरण लिया जाए तो भारत ने चीन के साथ जो 1949 में नीति ली या 1962 के बाद जो चीन के साथ युद्ध के बाद जो भारत का दृष्टिकोण बना, उसमें बहुत गुणात्मक अंतर आया। हमारे शासकों ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। उनको लगा था कि भारत तो एक शांति प्रिय देश है, इसलिए हमें सीमाओं पर और सेना पर उतने खर्च करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन 1962 में जब चीन का हमला हुआ, फिर 65 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ, तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को ये सोचना पड़ा कि नहीं, सिक्योरिटी बहुत गंभीर चीज़ है। आप चाहे किसी पर हमला ना भी करें, आप चाहे शांतिपूर्ण हो, फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि आपके देश की सुरक्षा होती रहेगी। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमें नए सिरे से हमारे नेताओं को सोचना पड़ा। तो ये जो नीतियाँ बनती हैं, उसी तरह मंडल कमीशन आया 1979 में बना था और जाकर के फिर उसको 90 में लागू किया गया। तो उससे एक जो ज्वार पैदा हुआ जातिगत राजनीति का, अगड़ा बनाम पिछड़ा, फिर वो विवाद हुआ कि वो पिछड़े हैं तो किन आधारों पर उनका पिछड़ापन तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला लंबे समय तक, पिछड़ेपन की क्या परिभाषा है, और वो आज तक चल रहा है। बाद में फिर निकला कि भाई लेने की, उसमें भी इसकी भूमिका होती है। तो इसके बारे में कोई संतुलित राय बनाना और एक राय बनाना तो बहुत ही कठिन है। तो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि अधिक से अधिक तथ्यों को इकट्ठा करके वो तथ्य जो मैसेज दे रहे हैं उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बने बनाए रेडीमेड निष्कर्षों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जब आपका समय रहा, जब आपने रिसर्च की, तो संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा जगह जगह से मटेरियल कलेक्ट करना। और जैसे कि आपने बताया, आज इंटरनेट की सुविधा है, आप एक क्लिक पर ना सिर्फ अपने ही देश का, इंटरनेशनली भी अगर आप कंपेयर करना चाहें पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को अपने देश की या किसी और देश की, तो हमारे विद्यार्थी घर बैठे ही कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत क्योंकि हम डिजिटल एरा में हैं, डिजिटलाइजेशन टोटल एजुकेशन का हो चुका है, और अब तो बहुत आसान है आज के विद्यार्थियों के लिए सब प्रयास करना। उनको ये टेक्निक सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये आसानी तो हुई है, लेकिन इसके साथ एक कठिनाई भी हुई है जी। कि जिसको कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन डिल्यूज भी है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ भी है। आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें सैकड़ों तरह की चीज़ें आपको लिस्ट में आ जाती हैं जी। आप में वो रीजनिंग होनी चाहिए कि आप देख सकें कि कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा नॉन ऑथेंटिक है। तथ्यों की सार्थकता भी, सार्थकता और प्रामाणिकता भी जी जी। तो आपको ये पहचानने की ट्रेनिंग अपने आप को देनी होगी कि कौन सी वेबसाइट सही है, कौन से सोर्स की बात पर हम भरोसा कर सकते हैं, किसको फिर से जांचने की आवश्यकता है और किसको बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये रिसर्च की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थोड़ी सी जी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये बहुत सरल हो गया है। बहुत सारे हजारों हजार क्लासिक ग्रंथ राजनीति शास्त्र के, इतिहास के, दर्शन के, वो इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध है। किसी भी पुरानी घटना, बहुत पुरानी घटना, अर्केन घटना के बारे में भी आप अगर सर्च करेंगे तो कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। और आपने ठीक कहा कि जब हम लोग रिसर्च करते थे तो लाइब्रेरी, किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए भी दिन भर जा करके लाइब्रेरी में समय देना पड़ता था, क्योंकि 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा, और वहाँ 2 घंटा हम लोग ढूंढते थे कैटलॉग में कि जिस व्यक्ति का नाम के बारे में ढूंढ रहे हैं उनकी कोई बुक है या नहीं, फिर और कैसे उनके बारे में पता लगा जाए। तो आज के विद्यार्थी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि रिसर्च करना उसमें कितना एक रोचक और समय साध्य काम था। जी जी। लेकिन अगर अभी आसानी हुई है तो ये कठिनाई भी हुई है कि आपको सब हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, और आपको बेस्ट सोर्स और बेस्ट कंक्लूजन, बेस्ट डाटा
वो आपको मेहनत करके वहाँ भी मेहनत की आवश्यकता है जी। और उससे भी बढ़ करके आपको जो रेडीमेड कंक्लूजन देने के लिए लोग खड़े हैं वहाँ, बिल्कुल, उनसे आप कैसे बचें, इस पर भी बचना आपको है ध्यान देना। जी जी जी। सोशल मीडिया का जमाना है, फेक न्यूज भी बहुत लोग है, तो तथ्यों की सार्थकता और प्रामाणिकता, जैसा कहा प्रोफेसर शरण ने, वो हमें ध्यान रखनी है जी। तो और इस पाठ में क्या आगे हमारे विद्यार्थियों को ध्यान रखना है? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जैसा मैंने कहा कि ये पूरे 30 साल का जो प्रसंग है, जैसे ये पिछले 18 साल से मैं कहूँगा गुजरात राइट्स, और क्योंकि मैंने बार बार कहा कि ये सभी घटनाओं में जो सबसे सर्वोपरि है, जो सबको अधिकांश घटनाओं को प्रभावित कर रही है, वो है सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। तो ये सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म पर हमारे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए, अधिक से अधिक डेटा जुटाना चाहिए और अधिक से अधिक मतों को, व्याख्याओं को सामने लाना चाहिए और तब अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए। निस्संदेह ये छात्रों के बस की चीज़ नहीं है, लेकिन उनके शिक्षकों को इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो राजनीति भारत में प्रभावी है, जिस तरह से मैंने कहा कि 10 साल तक कोएलिशन गवर्नमेंट का ज़माना इतना मजबूत रहा कि ऐसा लगने लगा कि अब देश में कोई एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन 1999 के बाद से भी जिस तरह से बीजेपी की बढ़त हुई और फिर 2014 में अकेले हुआ सब बहुमत उसने प्राप्त किया, तो इसके पीछे कहीं न कहीं इसी डिबेट का हाथ है, सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। एक मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को ये महसूस हुआ कि सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुत सी पार्टियों ने और बहुत से समूहों ने इसका दुरुपयोग किया है, और जिसको वो तुष्टीकरण कहते हैं कि एक खास समूह को, एक खास दल को, एक खास ग्रुप को धर्म के नाम पर भी और जाति के नाम पर भी आप पैम्पर करते हैं, उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि किसी तरह चुनावी गणित ऐसा हो जाए कि हम पावर में आ जाए जी। तो इस बहस ने, सच पूछिए तो इस बहस ने अभी जो सत्ता है, जो पार्टी सत्ता में है, उसको इसने बहुत बल पहुंचाया। और समय समय पर हमारे मीडिया में, यहाँ तक कि जुडिशरी में ये बात स्वीकार की गई कि हाँ, सेक्युलरिज्म का दुरुपयोग तो हुआ है, लेकिन उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे संतुलित किया जाए, इस पर भारतीय राजनीतिक वर्ग में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी, मैं कहूँगा कि जुडिशरी के बीच में, मीडिया के बीच में कोई सहमति नहीं है जी। इसीलिए जिस बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो ये, चूँकि सिर्फ ये सीमित समय का मुद्दा नहीं है, सिर्फ कुछ मुद्दे होते हैं सीमित समय के होते हैं, वो फिर समय के साथ डूब जाते हैं, लेकिन ये मुद्दा अभी चलने वाला है। उसका कारण यह भी है कि विश्व के पटल पर भी जो ये आतंकवाद है, या जिसको कुछ लोग इसको दूसरे नामों से भी कहते हैं, रेडिकलिज्म है जी, फिर ये आइडियोलॉजिकल वेजिटेरियनिज्म है, एक हमारे देश में चलता है मेजॉरिटेरियनिज्म, हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी ये शब्द आया है कि अगर कोई समूह बहुसंख्या है तो क्या वह हमेशा उसकी इच्छा से सब कुछ चलता रहेगा, और जो दूसरे समूह हैं क्या उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो अभी आप देखिए कि फ्रांस में या मलेशिया में या रूस में जी, और फिर पूर्व यूरोप के कुछ देशों में सब जगह इस तरह के विवाद चल रहे हैं किसी न किसी रूप में, कि लोकतंत्र का कोई संतुलित रूप ऐसा है जिसमें जो अल्पमत के लोग हैं वो भी संतुष्ट रह सके, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई देशों में अल्पमत के लोग, उचित या अनुचित, वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि सिर्फ बहुमत से जो शासन आ गया या बहुमत से जो नियम, जो किसी ने नीतियां बना ली, वो उनको भी स्वीकार है। बहुत देशों में ऐसा हो रहा है कि उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। इसका उल्टा भी है, कुछ देशों में एक ऐसा दबदबा है किसी समूह का कि उसके सामने दूसरे लोगों की स्थिति बिल्कुल हीन बना करके रखने पर भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता जी। तो आज चूंकि दुनिया इंटरनेट और टेलीविज़न से जुड़ गई है, इसलिए मैं कहूँगा कि भारत की राजनीति में भी उसका इनडायरेक्ट असर पड़ता है। बिल्कुल हमेशा जो हमारा मतदाता या भारतीय नागरिक हमेशा अपने ही देश की घटनाओं से प्रभावित होता है, सो बात नहीं है। और ये बात दूसरे देशों में भी है
अमेरिकी मतदाताओं के लिए भी सही है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इसका असर वहाँ पड़ता है और उधर जो हो रहा है उसका असर यहाँ भी पड़ता है। तो जी, एक्शन का रिएक्शन कहेंगे इसको। मुझे लगता है कि ये पब्लिक ओपिनियन अब इंटरनेशनलाइज हो गई, इंटरनेशनलाइज हो गई है, इंटरनेट का माध्यम कह लीजिए। हम इतना जुड़े हुए हैं। पहले पब्लिक ओपिनियन देश की होती थी, बल्कि मैं तो कहूँगा और पीछे अगर चले जाइए तो देश के भी नहीं होती थी, राज्य की होती थी, कस्बे की होती थी। और अगर 1950 के ज़माने को की आप कल्पना करें तो गांव देहातों में राजनीति और वोट कोई एक तरह का उत्सव जैसा होता था और गांव के 2-4 प्रमुख लोग जो तय करते थे उस तरह से पूरा गांव वोट कर देता था। जी, उसी तरह कोई पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या मजबूत है या आकर्षक है, चाहे जिस नाम पर, वो बड़े विद्वान हैं या बड़े ज्ञानी हैं या बड़े अच्छे वक्ता हैं या बड़े समाज सेवी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत काम किया था, किसी भी कारण से उनकी अच्छी छवि है, इतना ही काफ़ी होता था और पूरा चुनाव वो एक के बाद एक जीतते रहते थे। लेकिन 1960 के दशक के बाद से इसमें परिवर्तन आने लगा और जब टेलीविज़न आ गया तब तो इसमें एक तरह की क्रांति हो गई। हर व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि अपनी राय खुद रखने लगा, हर व्यक्ति, और आज तो सोशल मीडिया के बाद कहना चाहिए कि हर व्यक्ति टिप्पणीकार भी है, लेखक भी है, जर्नलिस्ट भी है जी। और इसलिए सूचनाओं का जो बाढ़ उपलब्ध है जी, इसमें एक तरह की रस्साकसी भी है। लेकिन ये इन चीज़ों ने अब पब्लिक ओपिनियन को, जनमत को कस्बे से उठा करके, देश से उठा करके इंटरनेशनल जैसा बना दिया। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक ओपिनियन में भारतीय मतदाता की या भारतीय विद्यार्थी की क्या जगह है, ये उनको स्वयं देखना होगा कि उसमें वो कैसे योगदान कर पाते हैं। जी, और मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अगर, जैसे मैंने नेचुरल साइंस का उदाहरण दिया शुरू में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है, मैथमेटिक्स में होता है कि अगर आप साइंटिफिक तरीके से चलते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है और अगर कहीं मिस्टेक करते हैं तो आपका वो इक्वेशन पूरा नहीं होगा। सोशल साइंस में इस तरह के रिजल्ट तो नहीं आते हैं, लेकिन आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं कि हम सिर्फ जो हार्ड फैक्ट हैं उन्हीं को एकत्रित करें। तो जिस तरह से प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, शिक्षक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, तो उसमें छात्र इस मेथोडोलॉजी को सीख सकते हैं कि उनके आसपास, उनके नगर में या उनके कस्बे में कोई अगर चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव को वो स्वयं सर्वेक्षण कर सकते हैं। कोई बड़ी घटना घटी जिसका कोई राजनीतिक प्रभाव है या मीडिया में आ रहा है तो वो स्वयं उसके बारे में एक जर्नलिस्ट की तरह जा कर के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, 10 लोगों से पूछ सकते हैं और उसके बाद उनको स्वयं दिखाई पड़ेगा कि एक घटना एक ही हुई है, उनके शहर में हुई है, छोटे से जगह में हुई है, लेकिन 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग अलग अलग तरह के से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को उनको एक्स्ट्रापोलेट करके राज्य की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में कल्पना करके देखने की ज़रूरत होगी कि कोई घटना घटती है या कोई कानून बनता है या किसी चीज़ के खिलाफ या किसी चीज़ के पक्ष में आंदोलन होता है तो उसमें सत्य का स्थान, विवेक का स्थान कहाँ है। वास्तव में वो कहीं बीच में होता है, किसी एक जगह नहीं होता। तो ये मेथड उनको सीखना चाहिए और एक नागरिक के रूप में उनको आगे भी इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें जो पाठ में रहती हैं वो तो बिल्कुल सामयिक है, जैसे अखबारों में होती है। तो अखबार का ऐसा होता है कि एक दिन का अखबार दूसरे दिन पुराना हो जाता है, लेकिन हमारी जो पाठ्यपुस्तकों में जो पॉलिटिकल साइंस के मटेरियल है वो भी स्थायी नहीं है। आपने 10 साल का या 20 साल का अपना कैलकुलेशन किया है, जैसे अभी हमारे कक्षा 12 में 1990 से रफली 2004-5 तक की घटनाएं ही हैं, लेकिन उसके आधार पर एक आपको सिर्फ रूपरेखा मिलती है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। उसके बाद से जिस तरह से घटनाएं चली हैं या उस समय भी उन 15 सालों का भी, उसमें जितना डाटा है या डिटेल वो बहुत संक्षिप्त है जी। उसके डिटेल्स को ढूंढने, जिसको रुचि हो, जैसा आपने कहा कि जिसको रुचि हो उनको उसके और डिटेल्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका एक तरीका ये है कि आप सारी चीज़ों के एक्सपर्ट नहीं हो सकते,
तो आपकी जिसमें रुचि है, जैसे जाति राजनीति है या सांप्रदायिकता की राजनीति है या कश्मीरी विवाद है जी, विस्थापन है, या अभी धारा 370 हटी, 370 हटी उसको लेकर के है, तो एक कैसे, या बाबरी मस्जिद अयोध्या भी हो सकता है, कुछ भी जो भी। हाँ, तो इन सब चीजों में आप जिसमें आपकी रुचि है उसमें आप अधिक से अधिक जानने की कोशिश कीजिए। निष्कर्ष बाद में निकलेगा, पहले आप अधिक से अधिक डाटा इकट्ठा कीजिए, और ये तात्कालिक घटनाओं पर भी आप कर सकते हैं। जैसे और टेलीविजन के कारण ये नियमित होता रहता है, कभी केरल में कोई ऐसी घटना होती है पूरा देश उद्वेलित हो जाता है, राज्य स्तरों पर भी जो भी कभी बिहार में कुछ होता है तो पूरे देश में उसकी 4 दिन चर्चा होती है, कभी मुंबई में कुछ हुआ उसकी देश में चर्चा होती है। तो इन सब घटनाओं का प्रोजेक्ट या उदाहरण लेकर के पॉलिटिकल एनालिसिस या पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, इसकी सेल्फ ट्रेनिंग बच्चों को लेनी चाहिए और शिक्षकों को उसमें मदद करनी चाहिए, ये मैं कहूँगा जी। और कोलिशन गवर्नमेंट भी मुझे लगता है, हमने बहुत विस्तार से बात की कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, अगर किसी को इंटरेस्ट हो उसमें तो उस पर भी बात की जा सकती है कि कैसे देश में पहले एक बार 2014 में, फिर एक बार पुनः एक कंप्लीट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी। हाँ जी, हाँ, ये भी एक रोचक मुद्दा है, क्योंकि दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट भारत में ही नहीं यूरोप में भी है, और कई बार देखा गया है कि कोलिशन गवर्नमेंट में सरकार कमज़ोर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मतभेद रहते हैं, और खींचातानी भी होती है कि किस दल की बढ़त हो रही है, किस दल को ज़्यादा अच्छे मंत्रालय मिले, किस दल का से ज़्यादा है, किस दल की उपेक्षा हो रही है। तो रियल या परसीव्ड, इन सब कारणों से कोलिशन गवर्नमेंट में ये ढिलाई या तनाव भी रहता है। लेकिन फिर दूसरा इसका पक्ष भी है कि चूंकि उसमें कई दल हैं, कई तरह के लीडर हैं, इसलिए कभी कभी वो ज़्यादा अच्छी भी साबित होती है, क्योंकि उसमें ऑपोजिशन कमज़ोर रहता है। ऑपोजिशन के नाम पर जो चीज़ होती है उसको वो अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पर कई विचारों के लोग हैं, तो वो जो नीतियाँ बनाते हैं वो आमतौर पर संतुलित होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये इस पर निर्भर करता है कि उस समय देश का या प्रांत का, जैसी सरकार हो, नेतृत्व कैसा है। नेतृत्व की गुणवत्ता पर कोलिशन गवर्नमेंट या इवन इंडिविजुअल गवर्नमेंट की मूल्यवत्ता निर्भर करती है। अपने आप में कोलिशन गवर्नमेंट का कोई ऐसा रेडीमेड सिद्धांत नहीं है जी, कि उसका कहा जाए कि इस फॉर्मूले से कोलिशन गवर्नमेंट ठीक से चलेगी जी। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे राज्यों में भी, पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कोलिशन गवर्नमेंट चली, बिहार में नहीं चली, यूपी में नहीं चली, केंद्र में भी 2 बार 3 बार चलाने की कोशिश की गई, दिल्ली में भी नहीं चली जी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने कोलिशन गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोलिशन गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलिशन गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलाई। तो ये तीनों बहुत अच्छे कोलिशन गवर्नमेंट के भी उदाहरण हैं कि 6 साल वाजपेयी जी की, 10 साल मनमोहन सिंह जी की और 5 साल नरसिम्हा राव की, मोर और लेस उनकी गवर्नमेंट स्टेबल रही। कभी ये फील नहीं हुआ कि किसी एक दल का बहुमत नहीं है तो सरकार डमाडोल है, ऐसी कभी महसूस नहीं हुआ। तो मैं ये महसूस करता हूँ एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते कि इसमें नेतृत्व की गुणवत्ता पर बहुत कुछ निर्भर है, कि जो कोलिशन को लीड कर रहा है और फिर कोलिशन में जो उसके पार्टनर्स हैं, इन सब पर यह निर्भर करता है कि कोलिशन गवर्नमेंट सफल होगी या नहीं होगी। इसलिए संविध सरकारें या संयुक्त सरकारों का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। ये यूरोप में भी देखा गया है, इटली में कोलिशन गवर्नमेंट बनती रही हैं और बार बार टूटती रही हैं, कई अन्य देशों में भी। तो अक्सर इससे मतदाता बिल्कुल खिन्न हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि किसी एक ही दल को वोट दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष यही है कि लोकतंत्र में एक दलीय शासन या बहुदलीय शासन या संयुक्त शासन का कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह का नेतृत्व है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उससे वह सब अपने आप प्रभावित होती रहती है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो ये तो रही लगभग इस चैप्टर के संदर्भ में जो हमने डिस्कस किया। ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे विद्यार्थियों को ध्यान रखनी चाहिए
अगर इम्तिहान की दृष्टि से बात करूं, ये तो बहुत व्यापक है, इसको 2-4-6 पन्नों में नहीं समाया जा सकता। देखिए, इम्तिहान की दृष्टि से तो जो हमारा चलन है उसमें घटनाएं, व्यक्तित्व, थोड़ी बहुत तारीख है, क्योंकि आप देखिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री मिला जुला विषय है जी। कहा जाता है कि जो आज का पॉलिटिक्स कल की हिस्ट्री हो जाती है जी। और जो आज हम हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं वो जब घट रही थी तो वो उस समय की पॉलिटिक्स थी जी। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एक तरह से मिले जुले विषय है। जी। तो जो चीज़ इतिहास में महत्वपूर्ण है वही पॉलिटिकल साइंस में महत्वपूर्ण हो जाती है दूसरे दृष्टिकोण से। तो जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं और उन घटनाओं के जो मुख्य सबक या परिणाम हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से भी यही महत्वपूर्ण है कि 1990 से लेके अभी तक कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो जिस तरह से मैंने 4-5 की चर्चा की, तो एक तो उनका ध्यान रखना, उनके बारे में संक्षेप में एक उन्हें परिभाषित कर सकना कि आप उसको इस तरह से समझ लें कि शिक्षक या एग्जामिनर अगर कहे कि एक पंक्ति बोलो तो एक पंक्ति में भी बता सके भाई मंडल कमीशन क्या था, ये अयोध्या विवाद क्या था, और अगर विस्तार से कहें तो आप विस्तार से भी लिख सके, पूरा विस्तार कर सकें। तो ये योग्यता उसी में होती है जो उस विषय को क्लियरली समझा हुआ है। बिल्कुल। तो वह कह सकता है कि भाई अयोध्या आंदोलन एक खास जगह को लेकर दो समुदायों के बीच चल रही पुरानी लड़ाई से संबंधित था, एक पंक्ति में हो गया। उसी तरह मंडल कमीशन बीपी मंडल के नाम से एक आयोग बना था जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण और सुविधाओं की सिफारिश की थी। जी। हो गया। इसको लेकर के जो विरोध हुआ तो उससे आंदोलन हुए, फिर उससे विभिन्न जातियों में प्रतिद्वंदिता की राजनीति चली, उसके आधार पर कुछ राजनीतिक दलों को बहुत लाभ हुआ, तो ऐसा लगने लगा कि अगली जातियों की पार्टियां हैं, पिछली जातियों की पार्टियां हैं, तो फिर ये उसका मैं कहूँगा कि उसकी व्याख्या होने लगी। तो ये विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इन घटनाओं के बारे में एक पंक्ति में, दो पंक्ति में एक क्लियर परसेप्शन उनका रहे कि वो स्पष्ट रूप से बता सके कि ये घटना क्या थी, उसका फिर मूल प्रभाव क्या था, उसकी विरासत क्या है, आज वो किस तरह से प्रभावित कर रही है राजनीति को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके मुझे लगता है कि प्रश्न कैसे भी आएंगे वो इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो घटनाएं, कंटेंट अगर आपके पास है तो आप किसी भी तरीके का प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि उनको क्लैरिटी पर ध्यान रखना चाहिए, फिर वो आंसर कर लेंगे किसी भी तरह की। बिल्कुल। क्योंकि वैसे तो आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि उनको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने पड़े, शॉर्ट आंसर लिखने पड़े तो वो भी करें। बिल्कुल। कि 1 लाइन में या 2 लाइन में या 4 लाइन में भी आंसर उन्हें देने की ज़रूरत पड़े तो वो उसके लिए तैयार हो सके। ये विद्यार्थियों को इसकी मैं कहूँगा कि सेल्फ ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो आप पढ़ते हैं उसका प्रश्न एक तो पाठ के अंदर भी दिया हुआ है, फिर आपको क्लास में शिक्षक देते हैं, तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके आप स्वयं उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। मैं इसको पहले एक पंक्ति में लिखूंगा, फिर मैं इसको 4 पंक्तियों में लिखूंगा, फिर वो शिक्षक को दिखा सकते हैं या आपस में भी देख सकते हैं एक दूसरे के उत्तर। उससे भी काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है कि अगर 4-6 विद्यार्थियों ने एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा और फिर चारों मिलकर के उसको आपस में देखें, उसी से उनको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशल साइंस की विशेषता है कि इसमें कोई एक आंसर नहीं होता है, इसमें कई आंसर हो सकते हैं एंड वो सभी सही हो सकते हैं। बिल्कुल। ये भी नहीं है कि उसमें बाकी गलत हैं और एक सही है। ये हो सकता है कि कुछ ज़्यादा सही हो, कोई कम सही हो, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ये पॉसिबल है कि 3 उत्तर हैं और तीनों सही है। जैसे मंडल कमीशन की विवाद पर कोई लेख लिखता है तो 3 दृष्टि से, 4 दृष्टि से इसको लिखा जा सकता है, और अगर उसमें संगति है, उसमें अगर लॉजिक है, तो कोई भी शिक्षक सभी को नंबर देगा। तो पॉइंट ये है कि उसमें कोई डेफिनेटिव और सिंगल आंसर नहीं होते। इसीलिए अगर विद्यार्थी एक ही प्रश्न के 4 विद्यार्थी उत्तर लिख करके आपस में भी मिलाएं तो उनको अच्छी क्लैरिटी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये उनको परीक्षा के लिए भी तैयार करेगा
और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के प्रति उनकी क्लैरिटी भी होगी। जी, अब बहुत से सवाल आ रहे हैं। एक सवाल लेना चाहूँगी मैं यहाँ। अक्षय कुमार हमारे एक दर्शक हैं, लगातार हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आगे करियर में क्या विकल्प हो सकते हैं। 12वीं के छात्र हैं, अब करियर की भी चिंता आगे है, तो थोड़ा आपसे विकल्प जानना चाहते हैं राजनीतिक शास्त्र। बहुत अच्छा सवाल है और सच पूछे तो इसका भी कोई रेडीमेड उत्तर नहीं है जी। मैं तो यही कहूँगा कि करियर आमतौर पर व्यक्ति की अपनी रुचि से बनता है जी। वो विषय से नहीं बनता, क्योंकि जिसकी रुचि खेल में है उसको पूरी साइंस की आधुनिकतम प्रयोगशाला भी उसको आकर्षित नहीं करेगी जी। ठीक है। और जिसकी रुचि टेक्नोलॉजी में है, साइंस में है, उसको बढ़िया से बढ़िया खेल का मैदान उसको आकर्षित नहीं करेगा। तो पहले तो आप देखें कि आपकी रुचि किस दिशा में है। अक्षय है ना जी, अक्षय कुमार। तो अक्षय जी, पहले तो आप स्वयं देखें कि आपकी रुचि, जिसको कहते हैं हिंदी में या संस्कृत में, आपकी गति किस दिशा में जी। अगर आपकी गति शिक्षा में है, आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप शिक्षक बन सकते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस कानून से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी रुचि वाद विवाद में है, झगड़ों का निपटारा करने में है, तो आगे आप लॉ पढ़ करके पॉलिटिकल साइंस और लॉ के कॉम्बिनेशन में आप लॉयर बन सकते हैं, प्लीडर बन सकते हैं, या फिर लॉ फर्म्स में काम कर सकते हैं। तो एक वो है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और लॉ का कॉम्बिनेशन सही माना जाता है। फिर अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है राज्य के या देश के, तो उसमें भी पॉलिटिकल साइंस उपयोगी है, क्योंकि इसका एक भाग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और फिर लॉ मेकिंग इससे जुड़ा हुआ है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, हम पॉलिटिकल साइंस के एक स्टेट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी जिसकी रुचि है, जिसको प्रशासक बनना है, उनके लिए भी पॉलिटिकल साइंस ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वही गति होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, गति के लिए अंग्रेजी में मैं कहूँ कि इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आप शिक्षा में जा सकते हैं, आप प्रशासन में जा सकते हैं, आप वकालत कर सकते हैं। मोटे तौर पर तो सोशल साइंस के और पॉलिटिकल साइंस के ये मेजर फील्ड है जी, जिसमें रुचि हो वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अक्षय जी आपके लिए जवाब था। बहुत से विभिन्न, और पॉलिटिकल साइंस की बात तो बहुत से आयाम खुल जाते हैं अगर आप स्नातक में भी उसकी पढ़ाई करते हैं, चाहे मास्टर्स करना चाहें, आगे एमफिल पीएचडी करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, या जैसा कि आपने बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना भी ये राह दिखाता है और असल में बेस तैयार करता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मतलब मैं ये कहूँगा कि एक तरह से पॉलिटिकल साइंस बहुत जटिल विषय भी है, इसलिए कि जैसा कि आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट जी, वो चुनाव का अनुमान नहीं लगा पाते। जिन्होंने पूरी जिंदगी चुनाव एनालिसिस किया है, पार्टियों पर ध्यान रखा है, लीडरों पर ध्यान रखा है, वो कहते हैं चुनाव में ये नहीं ये होगा, और वो विफल रह जाते हैं। तो ये इसकी एक जटिलता भी है कि आप इसके बारे में अच्छे अनुभवी लोग मात खा जाते हैं ये कल्पना करने में कि आगे क्या होगा, अगले चुनाव में क्या होगा, इस नियम या इस कानून के बनने का परिणाम क्या होगा। कभी कभी बड़े अनुभवी लीडर एक ऐसी नीति लाते हैं, सोचते हैं कि इससे उनको बहुत लाभ होगा, पता चलता है कि वो उल्टे उसकी इसकी इतनी बुरी प्रतिक्रिया हुई कि उनकी सत्ता चली गई या उनकी छवि बिगड़ गई। तो ये एक ट्रिकी विषय भी है जी। तो इसलिए इसके बारे में ये कहना बहुत कठिन है कि आप पहले से इसका कोई अनुमान लगा सकते हैं, इसमें प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं हमारे एक दर्शक का। विनय जी हमसे पूछ रहे हैं प्रोफेसर शरण कि आप यूपीएससी में राजनीतिक विज्ञान के योगदान के बारे में थोड़ा बताएं, जैसे हमने अभी जिक्र किया था, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। उसके बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने इधर हाल में लंबे समय से नहीं देखा है कि यूपीएससी के सिलेबस में एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि जब तक मैं उसका कंटेंट मैं नहीं देखूं तो मैं इस पर कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो थंब रूल है कि आप अगर घटनाओं को सटीक रूप से जानते हैं, उनकी पहचान आप कर सकते हैं
आपने ठीक ठीक उसका, जिसको कहते हैं ना क्रक्स ऑफ द मैटर, वो आपने पकड़ा हुआ है, तो वो आपको वहाँ भी मदद करेगा। क्योंकि उस हिसाब से ये आसान भी है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको कहा कि इंटरप्रिटेशन वहाँ पर एक नहीं है, इंटरप्रिटेशन के लिए आप फ्री हैं। जैसे ट्रम्प जीत करके आए जी, तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ जी, इस पर कोई रेडीमेड आंसर नहीं है जी। आप जो भी आंसर लिखेंगे, अगर उसमें संगति है, सिस्टमेटिक है, लॉजिक है, तो कोई भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा जी। और बल्कि जितनी आप में ओरिजिनलिटी है, जितना ऐसा लगेगा कि आपने अपनी बुद्धि से लिखा है जी, उतने ही आपके नंबर बढ़ने की संभावना है, घटने की नहीं जी। और अगर आप रेडीमेड किसी कुंजिका से या हेल्प बुक से आप आंसर लिखते हैं, तो वो एग्जामिनर देख लेगा कि ये आंसर वो पहले ही 4 विद्यार्थियों का देख चुका है सेम पैरा, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक थोड़े से घट जाएंगे जी। तो अगर आप में रीजनिंग कैपेसिटी है, अगर आप एनालाइज कर सकते हैं, घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और उसका अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कठिन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, विद्वान हो या ऑब्जर्वर या स्टूडेंट, सबके पास वही रीजन है। तो रीजनिंग अगर आप कर सकते हैं, तो ट्रंप की जीत हो या नरेंद्र मोदी की जीत हो या नीतीश कुमार की जीत हो या किसी की हार हो, किसी आंदोलन का कोई प्रभाव हो, अगर आप घटनाओं को ठीक से आपने नोट किया है जी, जो उसमें कल्पना नहीं है, एकदम हार्ड फैक्ट, अगर आपने घटनाओं को नोट किया है और उसको सिस्टमेटाइज करके आपने नोट किया है, तो उसकी आप जैसी भी व्याख्या करेंगे वह सही उत्तर होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिना सिलेबस देखे हुए मैं यूपीएससी के सिलसिले में फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपको फैक्ट्स पर कंट्रोल होना चाहिए, उसकी एनालिसिस आप चाहे जैसे करें जी। और फैक्ट्स पर कंट्रोल की जहां तक बात है, कक्षा 12वीं के लिए ये सत्र है। और जैसे कि हमने बहुत से 90 के दशक के बाद के लगभग 3 दशक के जो भी इंसिडेंट से हमने पॉलिटिकल उनकी बात की, और मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि ये नींव रखने का काम करती हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें। भले ही संक्षिप्त में जानकारी में प्रोफेसर शरण, पर असल में अगर इतिहास की बात हो या राजनीतिक शास्त्र की बात हो, तो देश की नींव जो राजनीतिक समाज की है हमारे विद्यार्थियों को इसके जरिए मिल रही है। मैं समझता हूँ कि मोर और लेस जी। देखिए, ये हमारे जो कुरिकुलम बना था या जो अभी तक कुरिकुलम चल रहा है जी, उसमें इस बात पर जोर भी दिया गया है जी कि हमें टेक्स्ट बुक से बाहर देखना चाहिए राइट। क्योंकि ऐसे भी आपने अभी जो हमने चर्चा की उसमें ये बार बार आया कि ये सोशल स्फेयर की जो घटनाएं हैं वो इतनी अंतहीन है जी, और उसमें महत्वपूर्ण घटनाओं की संख्या इतनी बड़ी है कि किसी टेक्स्ट बुक में सारे को नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात। तो इसीलिए सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आप अगर निर्भर रहेंगे तो आपकी जानकारी बहुत सीमित हो जाएगी। हमारी टेक्स्ट बुक जो अभी बनी है, पिछले जो 15 सालों से चल रही है, वो एक तरह की प्रायोगिक टेक्स्ट बुक है। ये पहले वाली टेक्स्ट बुक से भिन्न है। पहले वाली टेक्स्ट बुक एक पारंपरिक सिस्टम से चलती थी, जिसको यूरोपीय लिबरलिज्म से लिया गया था कि ये परिचय है, ये स्कोप है, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और ये उपसंहार है, जिसको कहते हैं रेडीमेड सिस्टमेटिक नॉलेज देती थी। अभी जो पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की किताबें हैं वो घटनाओं को लेती हैं, वो आपको प्रेरित करती हैं कि आप सोचें, आप वाद विवाद करें। इसलिए सिर्फ आप इस पर अगर निर्भर रहेंगे तो आपकी जानकारी उतनी विकसित नहीं हो सकेगी। इसलिए इससे आप सिर्फ एक मैं कहूँगा कि उदाहरण के स्वरूप लीजिए और आप देखेंगे कि उसमें बहुत जगह प्रश्न लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस की किताबों में भी, हिस्ट्री में भी, जिसका उत्तर वहाँ नहीं है। वो इसलिए किया गया है कि आप स्वयं उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। प्रोफेसर शरण, हमारा कार्यक्रम समय सीमाबद्ध है, अंतिम 5 मिनट बचे हैं, पर सवालों की झड़ी लगी हुई है, पर मुझे लगता है 5 मिनट में 1-2 सवाल हम ले सकते हैं। अभिषेक यादव जी का सवाल लेना चाहूंगी। भारतीय वर्तमान राजनीति में कौन से सुधार होने चाहिए? अब ये अपने आप में एक बहुत व्यापक बात है और बहुत अच्छा प्रश्न है, और जो अभी पीछे ठीक पहले जो बात कर रहे थे उसी का उदाहरण है कि आपको ये चीज आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट नहीं मिलेगी। हालांकि उसमें इस पर हिंट किया गया है जिसमें ये भारतीय राजनीति डेमोक्रेसी की समस्याओं में आता है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में आता है। तो उसमें है अपराधीकरण, पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी की भूमिका, तो ये सब सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं उसको अपनी दृष्टि से कहूँ तो मैं कहूँगा कि जो ह्यूमन मटेरियल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी पद में, खास करके लोकतंत्र में,
बल्कि दूसरे तंत्र में भी किसी भी पद पर जैसा व्यक्ति है वैसा उस पद का रूप हो जाता है, चाहे वो पद प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, निर्वाचन आयुक्त का हो या इवन पुलिस कमिश्नर का हो। ये अक्सर दिखाई पड़ा है कि एक खास तरह का डायनेमिक व्यक्ति आया तो उसने एक पूरे तरह से नए ढंग से एक चेतना का संचार कर दिया, आशा का संचार कर दिया, या कभी कभी उल्टा भी होता है। तो जो सबसे बड़ा सुधार है, मैं समझता हूँ कि एक तो राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत बढ़ गई है, उनके उत्तरदायित्व को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो राजनीतिक दलों को उनका उत्तरदायित्व में बांधा जाए, उनको उनकी जिम्मेदारी में बांधा जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, ये अभी तक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। उनको कहाँ से चंदे मिलते हैं, किस तरह से वो खर्च करते हैं, इसकी कोई बड़ी पारदर्शी व्यवस्था नहीं है जी। फिर जो एक परंपरा लोकतंत्रों में बन गई है और दूसरे देशों में भी है कि लोग सत्ता में आते हैं, उससे हटना नहीं चाहते हैं और उसमें बने रहने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि शायद समाज और देश के लिए हितकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरी दृष्टि में राजनीतिक दलों की भूमिका को सीमित करना और नागरिक समाज की भूमिका को बढ़ाना, समाज की क्रिएटिविटी को खुलने का मौका देना, क्योंकि स्टेट इतना ज़्यादा घुस गया है जीवन के हर पहलू में को एक तरफ तो वो ऐसा लगता है कि वो सबका ध्यान रख रहा है, लेकिन ये अपने आप में असंभव सा कार्य है कि जीवन के हर क्षेत्र में स्टेट सबकी देखभाल करे, तो ये समाज ही देख सकता है। तो समाज की भूमिका को बढ़ाना और स्टेट की भूमिका को घटाना, खास करके संस्कृति या शिक्षा या और भी सुव्यवस्था, जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये सिर्फ सरकार नहीं चला सकती जी। इसमें जब तक समाज भागीदार नहीं होगा, बिल्कुल, और समाज में लोग ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा देश है, ये हमारा गांव है, हमारा शहर है, तो इसकी सुव्यवस्था, इसकी सभ्यता, शिष्टता, ये सब हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो जब तक समाज की भागीदारी नहीं बढ़ेगी और राजनीतिक दलों की और स्टेट की जो जिम्मेदारी है वो तय नहीं होगी और सीमित नहीं होगी, तो शायद हम अभी जिस अनिश्चितता में रहते हैं वो अभी बनी रहेगी। लेकिन मुख्य बात वही है कि जो हमारे पाठ्यपुस्तक में भी है कि उसमें जो राजनीतिक कर्मी है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो अपराधी ना हो, भ्रष्ट ना हो। अब आपकी इस बात से मैं एक बात ड्रॉ कर पा रही हूँ यहाँ पर कि जो लीडर है, नेता नहीं कहूँगी, लीडर है जो लीड कर रहा है आंदोलन को, वो अच्छी छवि का हो, उसकी नीयत साफ हो। अन्ना आंदोलन हमारे देश ने देखा और किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, घर से निकल के युवा झंडे उठाकर चल रहे थे, मतलब एक जन आंदोलन जैसा वो बन गया था। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से, और बिल्कुल अंतिम 1 मिनट बचा है, आप कंक्लूड कर रहे हैं आज के सेशन को जी। आपने आंदोलन की बात की तो मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज में रचनात्मक ऊर्जा बहुत है जी, बिल्कुल, अच्छे लोग बहुत अच्छी संख्या में हैं, वो देश का, समाज के हित में काम करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनको उभरने का मौका नहीं मिलता। और जो व्यवस्था हमने बना रखी है, राजनीतिक तंत्र जो हमारा बना हुआ है, वो उस तरह के लोगों को प्रोत्साहन नहीं देता और जोड़ तोड़ की गुंजाइश को बहुत छूट मिली हुई है। इसको अगर सीमित किया जा सके जी, और अच्छे लोगों के उभरने की व्यवस्था की जा सके जी। जो अन्ना आंदोलन की भावना थी, जो कुछ हद तक पूरी भी हुई, यद्यपि पूरी तरह नहीं, शायद नहीं, पर जैसे आपने बात की कि सभी की सहभागिता जरूरी है, कम्युनिटी लेवल पर, गांव के, कस्बे के लेवल पर ये सब अवेयरनेस जानी चाहिए। तो वो एक इंसिडेंट ऐसा पिछले अभी कुछ समय में ही भारत ने देखा कि किसी को अवेयरनेस की जरूरत नहीं थी, लोग अपने आप ही जज्बे के साथ निकल रहे थे। तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा जज्बा रखते हैं और भागीदारी भी बिल्कुल देश की उन्नति में रखते हैं। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण था, हमने बहुत से सवाल भी लिए। प्रोफेसर शरण, आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देने के लिए, हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप दर्शकों, पीएम ई विद्या के साथ यूं ही